देखिए कितने, ये देखिए एक बुजुर्ग महिला मतदाता है जी। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें एक के बाद एक दैनिक जागरण अपने दर्शकों तक लेकर आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो मतदान कर्मी, जो मतदान में मतदाता जो है, बुजुर्ग महिला मतदाता है, चल नहीं पा रही है, लेकिन देखिए फिर भी वो वोट कर, उनको पता है कि उनकी वोट की अहमियत क्या है। ना जाने कितनी बार उन्होंने इससे पहले वोटिंग कर दी होगी। जब इस उम्र में उन्होंने, उनके अंदर वोटिंग को लेकर इतनी ललक है, लालसा है, शायद देखिए उनकी हो सकता है जब वो जवान होंगी तब भी उनमें कितनी होगी, और जब वो बड़ी हो रही होंगी, उस उम्र को पार कर रही होंगी, तब भी उनमें कितनी होगी। तो ये जागरूकता की बात है, लोगों को बढ़ चढ़कर मतदान में, मैं फिर कह रहा हूं, दैनिक जागरण बार बार आपसे अपील कर रहा है कि आपको बढ़ चढ़कर वोट करना है। 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों में जहां से भी आप आते हैं, आपको घर से निकलना है, आपको अपना वोटर आईडी कार्ड लेना है, अपने पोलिंग बूथ पे जाना है, अपने वोट का प्रयोग करना। जो यहां पर जो स्याही है, इसकी ताकत समझिए, क्योंकि यही आप सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। आप ही सरकार बनाते हैं और जनता को ही सरकार बनाना है। तो जनता से लगातार हम अपील करें कि आप वोट करिए। बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट, बात करें अगर बिहार चुनाव के सेकंड फेज की वोटिंग की, तो सेकंड फेज की वोटिंग की लगातार तस्वीरें भी हम जनता तक लेके आ रहे हैं, दैनिक जागरण लेके आ रहा है। सटीक एग्जिट पोल शाम को दैनिक जागरण पे ही आपको देखने को मिलेगा, और इस बीच तमाम नेताओं का बयान सुना रहे हैं। और अभी हमें जानकारी भी मिल रही है कि भागलपुर से कांग्रेस के विधायक रहे हैं अजीत शर्मा के पिताजी हैं, हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा की पिता है। उनको भी चुनाव प्रचार में उन्होंने उतार दिया था। हाँ बिल्कुल, इससे पहले भी उतारा था। जरा पहले एक बार बयान सुन ले, फिर वापस आते हैं इन पे। आपको नमस्कार। जनता से एक ही अपील जो मैं शुरू से कर रहा हूं चुनाव प्रचार में, कि इस बार जो माहौल है, क्योंकि 20 वर्षों की सरकार लोगों ने देखा है, कोई काम नहीं, कोई रोजगार युवकों को नहीं, कोई शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत ही कमजोरी है, पलायन करके लोग बाहर काम करने जाते। इस बार आग्रह है सबसे जनता से किया है मैंने, और आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं। आज वोटिंग स्टार्ट हो चुका है। एक एक वोट महागठबंधन को जिताने के लिए पूरे बिहार में दीजिए, जहां जहां चुनाव वोटिंग है आज। और भागलपुर में खास करके, जो मैं 3 बार आपने विधायक बनाया, मैं ईमानदारी से जो विधानसभा में आपकी आवाज बना, जो विकास कर सका, सरकार नहीं रहते हुए भी मैंने काफी काम किया है। इस बार सरकार बनेगी गठबंधन की, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि भागलपुर की जनता मन बना चुकी है, महागठबंधन सरकार बनेगी और हमें वोट देके जिता के फिर से विधानसभा भेजेगी। यह जनता का मेरे ऊपर विश्वास है, और मेरा भी जनता पर विश्वास है। तो ये कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा थे, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरा यकीन है उनको कि एक बार फिर से भागलपुर की आवाम, भागलपुर की जनता उनको वापस से बिहार विधानसभा भेजेगी। और उन्होंने कहा कि मैं लगातार 3 बार विधायक बना हूं, और फिर से मेरी एक अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा तो होगी ही, क्योंकि या तो आप पहली बार जब जीत के विधानसभा पहुंचते हैं तब भी आपके लिए चैलेंज होता है, लेकिन उस जीत को बरकरार रखना वो भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अपने सीट को बरकरार आप कैसे रखते हैं। तो अजीत शर्मा जो कि भागलपुर से आते हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। अगर आप बिहार में बात करें कांग्रेस नेताओं की, तो उस लिस्ट में अजीत शर्मा का भी नाम आता है, क्योंकि एक बड़े नेता है। और उनकी बेटी जो है फिल्मों में एक्ट्रेस भी है। अपनी बेटी नेहा शर्मा को भी उन्होंने बुलाया था भागलपुर। उन्होंने भी अपने पिता के समर्थन में भागलपुर की सड़कों पर चुनाव प्रचार प्रसार किया, रोड शोज किए, और अपने पिता के लिए वोट मांगा। तो अजीत शर्मा ने कहा, जो बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि महागठबंधन ही विकल्प है। यहाँ देखिए, यहाँ मामला जो है, ये जनरल सीट है। हाँ। ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, जहां से अजीत शर्मा विधायक बनते रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस बार विधायक बनेंगे और उसके बाद हम जो है महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और विकास करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर रोहित पांडे के बीच मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने रोहित पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है, और दोनों ही उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि ये सवर्ण बाहुल्य सीट है। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर अजीत शर्मा और रोहित पांडे के बीच रीति के मुकाबला है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई अन्य, लेकिन ये रोहित पांडे के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी रजा, जो एक नहीं 2-3 बार जीत के आए विधानसभा। उस नेता के सामने, उस कैंडिडेट के सामने बीजेपी ने जिनको उतारा, जाहिर सी बात है। ऋतिक देखो, जो 2020 का मुकाबला था ना, वहाँ फाइट बहुत टफ थी। अजीत शर्मा महज 1130 वोटों से जीते थे। तो ऐसा नहीं है कि अजीत शर्मा हार नहीं सकते। मतलब 1130 वोट बहुत ज्यादा नहीं होता विधानसभा के लिहाज से। ये 2020 के नतीजे थे यहाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है, यहाँ वैश्य, सवर्ण और पचपौनिया मतदाताओं के भरोसे वो चुनावी मैदान में उतरी है। अब आप देखेंगे कि यहाँ, जबकि कांग्रेस क्या है कि वो MOI समीकरण के आधार पर जा रही है, और पचपौनिया वहाँ पर थोड़ा एक जाति है, वहाँ पर काफ़ी हद तक भूमिका में है। इसके अलावा अजीत शर्मा, क्योंकि 1130 वोट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और जनसुराज से आपको बता दें कि अभयकांत झा है। तो आप देखिए, तीनों पार्टियों से जनरल कैंडिडेटों को यहाँ पर चुनावी मैदान में ऋतिक उतारा गया है। तो इससे ही आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बसपा से यहाँ पर रेखा दास है। तो लेकिन अब जनसुराज किसका वोट डाइवर्ट करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अजीत शर्मा की अगर हम बात करें, तो पिछला चुनाव जो है वो बहुत ही टफ फाइट था ऋतिक। नहीं, पिछला चुनाव बिल्कुल टफ फाइट था। और जब भी चुनाव साल बदलते हैं, साल दर साल चुनाव बदलते हैं, चुनावी मोड बदलते हैं,
जनता का मूड बदलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रत्याशी जब बार बार चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचता है तो पार्टी को लगता है कि चलो इस पर ही वापस से दावा लगाते हैं। और अजीत शर्मा मुझे लगता है कांग्रेस के लिए उन्हीं नेताओं में से एक हैं। और मैंने फिर बड़े नेता, देखिए निश्चित तौर पर कांग्रेस जहां बिहार में कोई बहुत बड़ा जनाधार अब कांग्रेस का नहीं है। आप कांग्रेस की बात करिए ना रजत, देखिए पहले प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन झा। मदन मोहन झा के बाद वहां पर अभी कांग्रेस के वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। वहां पर अगर बात करें तो वहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद सुनील अल्लावरू को बिहार भेजा जाता है। सुनील अल्लावरू वो प्रदेश प्रभारी बनाकर उनको भेजा प्रदेश प्रभारी बना के भेजा जाता है। और वो एक ऐसे नेता जिन्होंने कर्नाटक में सरकार बनाई, हिमाचल में सरकार बनाई, तो शायद राहुल गांधी को ऐसा लगा कि यही है वो रणनीति अलग थी। उसकी रणनीति की वजह ये रही कि लालू परिवार, ऐसा कोई व्यक्ति भेजे राहुल गांधी जो लालू परिवार का जाकर मतलब हो न जाए, क्योंकि अक्सर कांग्रेस जिस पर भी दांव लगाती थी, और ये मदन मोहन झा के लिए आरोप लगते रहे, वो कांग्रेस का ना होकर वो लालू परिवार का हो जाता था ना। तो इस बार ये था। अगर हम यही बात करें भागलपुर की तमाम जिलों की, तो पीरपैंती विधानसभा है ऋतिक। पीरपैंती की अगर हम चर्चा कर ले तो यहाँ बीजेपी और आरजेडी के बीच टक्कर है। भाजपा ने मौजूदा विधायक ललन कुमार का टिकट काटकर आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले मुरारी पासवान को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी ने फिर से रामविलास पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। 2020 में भाजपा ने इन्हीं को हराया था। आपको बता दें कि जनसुराज ने घनश्याम दास को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ 10 उम्मीदवार हैं। अब यहाँ कौन सी जाति भूमिका में वो समझना भी जरूरी है ऋतिक। यहाँ पर गंगोता है, खरवार है, रविदास है, आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका में है। सवर्ण वोटर भी किसी भी दल की तरफ जाके जिसकी तरफ वो जाएंगे कई बार वो चुनाव डिसाइड कर देते हैं। पीरपैंती में अगर बात करें तो स्थानीय नाराजगी भी है, नए चेहरे की भी चर्चा है, क्योंकि बीजेपी ने मौजूदा विधायक का टिकट काटा है। इसके बाद से वो चुनावी मैदान में। भागलपुर जिले की एक और विधानसभा ऋतिक नाथनगर विधानसभा है। यहाँ पर भी नए चेहरे चुनावी मैदान में आए हैं, तो सियासी माहौल गर्म है। आपको बता दें कि आरजेडी ने यहाँ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी जेड हसन को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि यहाँ ये जो सीट है ना ऋतिक नाथनगर, ये चिराग पासवान के खाते में गई है। और जिला परिषद के अध्यक्ष मिथुन कुमार पर एलजेपीआर ने दांव लगाया।